सलाम दोस्तों, जोहार दोस्तों। हम एक बार फिर से हाजिर हैं। हम यानी सरफराज कुरैशी, न्यूज स्टॉपेज वाले, और हमारे साथ देश दुनिया की खबरों पर बेहतर पकड़ रखने वाले, पैनी नजर रखने वाले जीटी रोड के सैयद शहरोज कमर साहब हैं। दोस्तों, पड़ोस जल रहा है, झुलस रहा है, हर तरफ हंगामा बरपा है, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। जिधर देखिए आग के शोले हैं, जिधर देखिए गुस्साए चेहरे हैं, कहीं कांपते हाथ है। आखिर ये क्यों हो रहा है? आप दोस्तों समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं पड़ोसी देश बांग्लादेश की। बांग्लादेश जो है वो पूरी तरह से झुलस रहा है, लेकिन यहां की हुक्मरान देश छोड़कर फरार हो गई हैं। फरार भी क्यों हुई, इसके बारे में जानेंगे। आखिर क्यों इतना हंगामा बरपा है? जब अब फरार हो गई है, नई सरकार बन गई है, तो भी हंगामा। क्या है मामला? सीधे शहरोज भाई के पास चलते हैं, चूंकि इनके पास आज काफी सारे पिटारे हैं इससे संबंधित। तो शहरोज भाई, क्या मामला है? क्यों इतना हंगामा बरपा है? पड़ोस जल रहा है, झुलस रहा है। सरफराज भाई, आपने बिल्कुल सही कहा कि पड़ोस लूट रहा है, पिट रहा है, झुलस रहा है। हुक्मरान जो है रफूचक्कर हो गए, लापता हो गई, झुलसता हुआ छोड़कर। जबकि उनकी एक जिम्मेदारी होती है। जो राज्य प्रमुख होता है, देश का मुखिया होता है, वो प्रधान होता है, अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। दरअसल इसकी वजह थी सरफराज भाई, एक आरक्षण था। दरअसल जब 71 में पाकिस्तान से अलग हुआ बांग्लादेश, तो उसके बाद आरक्षण की व्यवस्था की गई थी कुछ लोगों के लिए। वहां के जो अल्पसंख्यक हैं और वहां के वो लोग, वहां की आजादी की लड़ाई में जिन्होंने हिस्सा लिया था, इसको ले। लेकिन उसके बाद वो बंद हो गया। फिर 2018 में ये मामला सामने आया। कहा जाता है कि फिर आरक्षण जितना था उससे बढ़ा दिया गया और आरक्षण कर दिया गया 30% उनके लिए कि जिन्होंने मुक्ति संग्राम में हिस्सा लिया था, यानी कि आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। और उसके बाद 5% जो अल्पसंख्यक वहां है उनके लिए था। ज्यादातर आबादी वहां पर 8 से 9% हिंदू अल्पसंख्यकों की है, उनके लिए था। उसके बाद 10% महिलाओं के लिए आरक्षण, उसके बाद 2% दिव्यांग के लिए आरक्षण। हाईकोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जब यह मामला सामने आया, तभी से वहां छात्र लोग जो हैं विरोध करना उन्होंने शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटी बंद, कॉलेज बंद, बांग्लादेश बंद। इसको समझने के लिए या सुलझाने के लिए मामले को जो प्रधान है, जो सरकार है, उसको सामने आना चाहिए था। क्योंकि उसने और क्या किया, कहते हैं ना कि आग में घी लगाने के काम। तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो लड़के हैं रजाकार हैं, ये लड़के जो है आतंकी हैं, ये लड़के जो है देशद्रोही हैं। अब देखिए, रजाकार शब्द के माने अगर कहिएगा तो बड़े अच्छे मानिए, वॉलेंटियर होते हैं जी, कार्यकर्ता होते हैं। लेकिन वहां रजाकार मतलब एक तरह की गाली है, मतलब देशद्रोही। दरअसल क्या कि जब बांग्लादेश के अलग होने की लड़ाई लड़ी जा रही थी, शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में जी अवामी लीग लड़ रही थी, मुक्ति संग्राम जो हो रहा था वहां पर, पाकिस्तान से वो अलग चाहते थे अपना देश जी। उसका कारण था कि उर्दू वहां थोपी जा रही थी, वहां बांग्ला संस्कृति थी, बांग्ला भाषा थी, और इनकी सीट ज्यादा आई थी अवामी लीग की, लेकिन इनको वहां प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया था। पश्चिमी पाकिस्तान हावी रहा, वहां के लोग हावी रहे थे। ये सब कई कारण थे। जो पाकिस्तान की तरफ से जो हिस्सा ले रहे थे, यानी कि विरोध कर रहे थे अवामी लीग का जी, है ना, जो पाकिस्तान प्रस्त वहां पर लोग थे, उनको रजाकार कहा जाता था। तो यानी कि देशद्रोही भाई। जैसे हम अपने यहां सोच ले कि जो अंग्रेजों को साथ दे रहा होगा उस समय, तो उस लोग को हम लोग तो मानते हैं ना देशद्रोही, बिल्कुल। हाँ, तो वही मामला वहां रहा। तो रजाकार कहा, ये कहा, वो कहा, लगातार हफ्ते ये तो मामला चल रहा था, 1-1.5 महीने से चल रहा था। पीक पर इधर आया, और इस दौरान जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है, ये विदेश दौरा करती रही, भारत भी आई, चीन भी गई, है ना, और वहां अपना जो आंदोलन था उसको दबाने की कोशिश की गई। जैसे कि इंटरनेट बंद कर दिए गए, है ना, मीडिया पे सेंसर लागू कर दिया गया, नौजवान छात्रों की गिरफ्तारी होने लगी। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर लगभग रोक लगा दी
पहले से कोटा कम किया, टोटल 56% कोटा हो रहा था, उसको कम किया, लेकिन उसके बाद उस पर रोक लगा दी जी। लेकिन उसके बाद भी आंदोलन जारी रहा सरफराज भाई। सवाल यही है शहरोज भाई कि आरक्षण को लेकर जो स्टूडेंट वहां के आंदोलन कर रहे थे, आंदोलनरत थे, जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, फिर तो पूरा मामला ही खत्म हो गया। फिर आखिर ये मुहिम जहां आरक्षण को लेकर शुरू हुआ, ये सरकार हटाओ तक कैसे पहुंचा? सरकार को क्यों हटना पड़ा, भागना पड़ा शेख हसीना को वहां से? बिल्कुल सही सवाल है आपका। देखिए, शेख हसीना वाजिद भी बीच में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो पहले तो वो उल्टी सीधी बातें कर रही थी, छात्रों के खिलाफ बोल रही थी, लेकिन फिर वो भी तैयार हो गई थी कि आंदोलनकारी छात्रों के साथ बात करेंगे। लेकिन आपका सवाल वाजिब है कि उसके बाद फिर क्यों? दरअसल उसके बाद आंदोलन जो है, कहा जाता है कि जो पॉलिटिकल लोग थे वहां पर, उनके हाथ में चला गया, और उनका जो छात्र संगठन था उनके हाथ में चला गया, और सीधे सीधे मांग होने लगी कि अब प्रधानमंत्री हटाओ, सरकार हटाओ, जी सरकार हटाओ, देश बचाओ। और इसके पीछे कारण ये रहा सरफराज भाई कि देखिए, ये शेख मुजीबुर रहमान वहां के राष्ट्रपिता थे, है ना, जो शेख हसीना के पिता थे, फादर थे। और उसके बाद जो है उनकी खुद हत्या कर दी गई थी और 18 लोग मारे गए थे, जिसमें शेख हसीना और इनकी बहन थी रेहाना बच गई थी और भारत में आकर शरण ली थी। फिर बाद में ये लौटी थी और अच्छे खासे वोटों के साथ इनकी पार्टी अवामी लीग सरकार में आई थी। और उसके बीच के दौरान कई बार सत्ता बदली, वहां पर राष्ट्रपति शासन भी हुआ, और एक जो राष्ट्रपति आए उनकी भी हत्या हो गई। तो उनकी हत्या में जो अभी वहां खालिदा जिया है जी, वो लंबे दिनों तक प्रधानमंत्री रही। हाँ, तो उनके पति थे, तो उनकी हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि इसमें हाथ जो है अवामी लीग का था, शेख हसीना वाजिद का था, ये उनका आरोप है। अब तक कुछ ऐसा साबित नहीं हुआ है, लेकिन बाद में ऐसा सिचुएशन वहां पर आई कि शेख हसीना वाजिद और यानी कि शेख हसीना वाजिद और खालिदा जिया, दो हसीनाएं एकजुट हो गई। जब राष्ट्रपति शासन वहां लागू हुआ तो उसके बाद सरकार आई, फिर सरकार से ये अलग हो गई खालिदा जिया और शेख हसीना वाजिद की। तो शुरुआत में तो इनकी सरकार अच्छी चली, लेकिन कहा जाता नहीं कि सत्ता का नशा बहुत बुरा होता है सरफराज जी जी। जबकि इनकी जो विरासत रही है शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग की, बड़ी सेकुलर रही, बहुत ही डेमोक्रेटिक रही, बहुत ही लोकतांत्रिक रही जी। लेकिन देखते देखते इनके हाथ से लोकतंत्र का जो मंत्र कहिए या उसका पहिया कहिए या उसकी लगाम कहिए छूटती गई, और इनके आसपास ऐसा कॉकस जमा होता गया जो इनको तानाशाह की ओर ले गया। और उसका असर ये हुआ सरफराज भाई कि पहला चुनाव तो बड़ी ईमानदारी से ये लड़ी, और वो भी ईमानदारी से देखिए इसलिए लड़ी कि एक वहां कानून बना था कि चुनाव से पहले एक केयर टेकर गवर्नमेंट होगी जी, उसके वही केयर टेकर गवर्नमेंट चुनाव कराएगी। लेकिन शेख हसीना वाजिद ने संविधान में संशोधन कर दिया और उस हिस्सा को हटा दिया केयर टेकर गवर्नमेंट का। उन्होंने ला दिया कि नहीं, जो सरकार है वही सरकार चुनाव कराएगी। तब शेख हसीना वाजिद की सरकार ने चुनाव कराया, और कहा जाता है कि जमकर धांधली हुई जी। और धीरे धीरे इन्होंने किया क्या कि अपने जो अपोजिशन थे, विपक्ष के लोग थे, जैसे जमात इस्लामी वहां पर दक्षिणपंथी कही जाती है, पंथ थी, उसके नेताओं को गिरफ्तारियां हो गई, जेल के अंदर ठूसा जाने लगा। खालिदा जिया की गिरफ्तारी हो गई। 2018 से वह हाउस अरेस्ट थी, जिसको आम लफ्जों में हम नजरबंद कहते हैं घर में, मतलब जेल जैसी ही हालत थी। और उनकी पार्टी है नेशनल पार्टी थी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, बीएनपी कहा जाता है, जो खालिदा जिया की थी। लगभग 10,000 जो है नेता और कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए, और बहुत से हजारों लोग तो लापता हो गए सरफराज भाई, कहां गए पता ही नहीं। पूरी तरह तानाशाही रवैया शेख हसीना ने अपना लिया था। ये सरोज भाई सवाल फिर वो स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर सब कुछ ठीक है, वो जो उनका जो रवैया था वो बदल गया था, तानाशाही की ओर चली गई, लेकिन फिर वही सवाल एक बार फिर से आपको पूछेंगे कि भाई आखिर जब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट तैयार था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी, तो ये मुहिम पलटा क्यों? आपने बताया कि कुछ राजनीतिक पार्टियां इसमें शामिल हो गए और उन्होंने आंदोलन को अपने हाथ में ले लिया। तो इसको आप देखें कि अभी भी स्टूडेंट का ही दिखता है कि स्टूडेंट ने इस मामले पर लगातार हंगामा किया, आंदोलन किया, और कुछ स्टूडेंट भी नई सरकार में शामिल हुए हैं,
मंत्री के रूप में, ये भी कहा जा रहा है। तो आखिर ये बदलाव कहां से आया, कैसे शेख हसीना को भागना क्यों पड़ा? नहीं, तो आपको बता रहा हूं ना कि देखिए ये सब जनता जो वहां की तंग थी, पॉलिटिकल लोग तंग थे, कहा जाता कि एक बहाना ढूंढ रहे थे। अब ये उनको बहाना मिल गया छात्र आंदोलन का, और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टियां कूद पड़ी जी मामले में, और अब ये हो गया कि भाई भागो यहां से। मतलब नौबत यहां तक आ गई कि लोगों ने प्रधानमंत्री आवास जो है वहां धावा बोल दिया, वहां जो पार्लियामेंट है वहां धावा बोल दिया। तो वहां के जो आर्मी चीफ थे, आर्मी चीफ दौड़ा दौड़ी आकर पहुंचे शेख हसीना वाजेद के पास घर पर जी, और कहा कि मैडम अब कोई चारा नहीं है, आप घिर गई हैं चारों तरफ से। और उससे पहले जो पुलिस ने बहुत गोलियां चलाई थी, वो शेख हसीना वाजेद के कहने पर मतलब कहा जाता कि 300 लोग लगभग मारे जा चुके थे पुलिस की गोलियों से। तो हालात बिल्कुल मुश्किल है, आप घिर चुकी हैं, कुछ भी हो सकता है, गलत हो सकता है। यह भी डर था कि कहीं नीच ना कर दी जाए, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान तो मारे, पूरा परिवार ही मारा जा चुका था। जी जी। तो आपके पास सिर्फ 45 मिनट का टाइम है, तो अब वो बेटी यहां से कैसे निकला जाए? तो कहा कि नहीं, अब निकलना भी मुश्किल है। गाड़ी वाले की व्यवस्था कर ली गई थी कि एयरपोर्ट तक जाएंगी, तो फिर वहां उनके आवास में हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करवाई आर्मी चीफ ने, और कहा कि मैडम अब आप चले जाइए यहां से, नहीं तो बहुत कुछ बुरा हो सकता है। तब उसके बाद कहा जाता है कि भारत ने साथ दिया, क्योंकि यह भी एक आरोप रहा कि ये इंडिया प्रो इंडिया थी, भारत की तरफ इनका झुकाव बहुत था, क्योंकि भारत की बड़ी भूमिका रही थी इसको बनाने में, और अवामी लीग का संबंध अच्छा था और इनका भी संबंध अच्छा था। यह भी एक तरह की वहां नाराजगी थी। सर लगातार जब शेख हसीना के आवास पर घुसे, प्रधानमंत्री आवास पर लोग घुसे, तो एक तस्वीरें काफी वायरल हो रही थी, एक वीडियो वायरल हो रहा जी, जिसमें आप देखें कि उनके कपड़ों को जी बहुत बुरा, बहुत लोग जो है युवक जो है उठाकर लेके जा रहे हैं, और ये तस्वीर जो है वो बांग्लादेश की छवि को, बहुत लोकतांत्रिक देश में इस तरह की छवि को, इसको आप किस नजर से देखते हैं, क्या आपको लग रहा है? देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि धार्मिक होना, धर्मांध होना, दोनों में काफी फर्क होता है। बिल्कुल। जो धार्मिक होता है उसके अंदर धार्मिकता होती है, इंसानियत होती है, वो चीजों को समझता है। बिल्कुल। वहां जो दक्षिण पंथ है, दक्षिण पंथी जो जमायतें हैं, तो उसने धार्मिक तो कम बनाया, धर्मांध ज्यादा बनाया। और ये हर देश के जो दक्षिण पंथ संगठन होते हैं, मैं अक्सर कहता हूं कि अगर कोई संघी है तो वहीं मुसंगी भी है। तो वो जो मुसंगियों की जमात थी, जैसे संघियों की जमात में लुम्पेन होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं, अराजक तत्व होते हैं, तो मुसंगियों की जमात में भी अराजक तत्व होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं। और ऐसे मौके पर आप देखेंगे सरफराज भाई, कोई भी दंगा फसाद होता है तो पढ़ा लिखा आदमी शामिल नहीं होता है। जी बिल्कुल। जो आवारा तबका होता है, जिसको कोई काम नहीं है ना, वो शामिल होता है। बिल्कुल। और शुरुआत में जो आपने चर्चा किया था छात्र आंदोलन, उसका भी वजह थी सरफराज भाई। देखिए वहां 40% बेरोजगारी, जी बेरोजगारी का दर्द से झेल रहा था, है ना। तो जहां बेरोजगारी होती है तो उसको दूसरी तरफ घुमाना जो है बड़ा आसान होता है, क्योंकि तो उसको वहां के राजनेताओं को लगता है कि ये गुस्सा कहीं और निकाले जाकर, जी है ना, कि गुस्सा हमारे ऊपर ना फूट जाए। तो इसलिए एक बात और मैं कहना भूल गया था सरफराज भाई, देखिए पिछले लास्ट जो इलेक्शन हुआ वहां, उसमें बहिष्कार कर दिया था विपक्षी दलों ने। क्यों बहिष्कार नहीं करेगा भाई, आप सबको अंदर कर दे रहे हैं। जो बड़े बड़े टॉल लीडर है, टॉल फिगर वाले, सबको आपने अंदर कर दिया। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के जो नेता थे उसको अंदर कर दिया, तो कौन चुनाव लड़ेगा? अब बेईमानी इतना, पिछले चुनाव में बेईमानी हुई थी। तो ये साहब जो है 300 सीट पे कहा जाता है कि 250 के आसपास सीट इनको मिल गई, शेख हसीना की अवामी लीग को। और आरोप यह है कि जो निर्दलीय जीत कर आए 60 के आसपास, वो भी इन्हीं के लोग थे। अच्छा। क्योंकि जो बीएनपी खड़ी हुई ना, जमात इस्लामी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, उन्होंने बहिष्कार किया था। ये सब सारे लोग, सारी दुनिया इसको देख रही थी, विदेशी मीडिया की नजर थी। अब बराबर विदेशी मीडिया इनको चिता रही थी, है ना, कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है, तानाशाही वहां हावी हो रही है, लेकिन इनका ध्यान नहीं था। एक सवाल है फिर इसके पीछे कि क्या जिस तरह से लग रहा है कि राजनीतिक पार्टियां वहां, वो तो गुस्से में थी ही, उनके जो समर्थक होंगे वो गुस्से में थे, युवा गुस्से में थे, स्टूडेंट गुस्से में थे,
इन्हीं सब गुस्सों के बीच में क्या ये नहीं लग रहा है कि बांग्लादेश के जो दुश्मन थे या जो इंडिया के दुश्मन है, जिसको साफ लफ्जों में हम लोग कह ले कि चीन, पाकिस्तान, जी। ये देश कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ फायदा उठाने की कोशिश की है इस पूरे मामले में? जो इंटरनल सपोर्ट उनको मिला वो विदेशों में चीन और चाइना और पाकिस्तान ने देने की कोशिश किया, दी हो? देखिए, बिल्कुल आपने सही किया, सही कहा आपने सरफराज भाई। देखिए, एक अकॉर्ड हुआ था बांग्लादेश और भारत के बीच में, ये 1971 में हुआ था कि अगर आपके बांग्लादेश पर अगर आक्रमण होगा तो उसे भारत अपना आक्रमण समझेगा, और अगर भारत पर आक्रमण होगा तो बांग्लादेश उसे अपना आक्रमण समझेगा। लेकिन 20 साल भी नहीं गुजरे होंगे, कहा जाता है कि वो अकॉर्ड टूट गया, है ना। अब भारत दोस्त तो जरूर था, ताजुब है कि भारत की इंटेलिजेंसिया जो है कैसे फेल हो गई। भारत सरकार को भी क्यों पता नहीं लगा कि वहां ये सब होने वाला है। और बिल्कुल आपने सही कहा जाता है ISI जो है पाकिस्तानी एजेंसी, वो फंडिंग कर रही थी जमात इस्लामी को और BNP को, और अमेरिका भी जो है वो भी हवा दे रहा था, और चीन जो है बहुत कुछ वहां इंफ्रास्ट्रक्चर अपना फैला रहा था। कहां? बांग्लादेश में। अब भारत का भी कई इंफ्रास्ट्रक्चर वहां है, विकास के कई काम है, कई फंड किए गए हैं, लेकिन वैसा नहीं जैसी दोस्ती हो गई थी उनकी चीन से, और चीन की दोस्ती जो है पाकिस्तान से भी थी। बिल्कुल। तो वो सारे जो देश है, अगर पाकिस्तान तो पहले से ही खार खाए बैठा है कि भाई हमारा ही हिस्सा था, अलग किया है, ये भारत की शक्तियों ने अलग किया है। बिल्कुल। अब तब इंदिरा गांधी जैसी महिला थी जिसे लौ महिला कहा जाता था, अमेरिका की भी उन्होंने नहीं सुनी थी। बिल्कुल। तो अमेरिका तब से खार खाए बैठा हुआ था। तो कहा जाता है कि इसमें दो मत नहीं है कि अमेरिका, पाकिस्तान और चीन का इसमें बड़ा हाथ रहा ये जमात इस्लामी को या छात्र आंदोलन को या इन्हों को पोक करने में, BNP को जी। क्योंकि छात्र आंदोलन में बाद में जो है जमात इस्लामी का जो छात्र संगठन है वो शामिल हो गया, BNP का जो छात्र संगठन है वो शामिल हो गया था, और जो असामाजिक तत्व जो थे वो तो थे ही सरफराज भाई। तो इन सबको, ये सब आपका बिल्कुल कहना सही है कि बिल्कुल ये शक्तियां थी, और ये शक्तियां वो थी जो भारत से भी वो नाराज थी, है ना, और शेख हसीना वाजिद के रवैये से भी। क्योंकि एक बार कहा जाता है कि अमेरिका ने बेस मांगा था जी बांग्लादेश से, आर्मी बेस बनाने के लिए, और एक बयान भी दिया था शेख हसीना वाजिद ने कि एक गोरा व्यक्ति, एक गोरे देश का, है ना, वो सीधे सीधे उनका इशारा दरअसल अमेरिका की ओर था, वो बेस मांग, क्योंकि चीन है उधर, है ना, तो वो चाहते हैं कि आप बेस बन जाए। तो ये तो कारण तो बिल्कुल सही था सरफराज भाई। शहरेश भाई, ये सब तो अब बीती बातें हो गई हैं, अब नई सरकार का भी वहां गठन हो गया है। अब इसको किस नजर से देखते हैं कि वहां पर चूंकि लोग चाह रहे थे कि सरकार बदले, जो वहां की मुख्य प्रधानमंत्री थी वो भाग खड़ी हुई और वो हटी है, लोग जो जेलों में थे अपराधी निकल गए, जो कार्यकर्ता थे दूसरी पार्टियों के, करीब बताया जाता है कि 9000 कार्यकर्ता तो सिर्फ खालिदा जिया की पार्टी के ही थे, तो सभी लोग निकल गए, अब सरकार भी बन गई। अब बांग्लादेश का विकास क्या होगा, क्या उसमें कुछ बदलाव दिख रहा? बिल्कुल सही कहा सरफराज भाई। जब शेख हसीना वाजिद यहाँ आई, भारत आई, तो उनके लड़के का बयान आया था जो लंदन में रहते हैं, उनका बयान आया था कि अब पॉलिटिक्स नहीं करेंगी हमारी मां, है ना, बिटवीन द लाइन था कि अब बांग्लादेश नहीं जाएंगे। शेख हसीना वाजिद कोशिश में थी कि भारत अगर शरण नहीं देता है तो ग्रेट ब्रिटेन यानी कि लंदन दे दे, अमेरिका दे दे, अमेरिका तो नाराज ही था, और नहीं तो सऊदी अरबिया लास्ट में बात आ रही थी। लेकिन इधर जब सरकार का परिवर्तन हुआ वहां पर जी, इससे पहले मैं बताना उचित समझूंगा सरफराज भाई कि अमेरिका ने क्या किया कि वीजा ही इनका रद्द कर दिया, अमेरिका का। और जब अमेरिका ने वीजा रद्द कर दिया तो अब ब्रिटेन की भी हिम्मत नहीं हुई कि इनको अनुमति दे कि आप हमारे यहाँ आ जाए। अब वैसे भी ग्रेट ब्रिटेन में भी दंगे हो रहे हैं, 14-15 शहर जो हैं उनके दंगे से झुलस रहे ग्रेट ब्रिटेन के, तो वहां भी नहीं। देखिए, सऊदी अरबिया भी जो है वो भी कहा जाता है कि अमेरिका के गोद में ही खेलता है। बिल्कुल। तो जब हालात वहां साजगार हुए, बीच में क्या किया आर्मी ने कि जितने उनके समर्थक थे, अधिकारी आर्मी में हो या इधर उधर हो, उनको हटा दिया गया। शेख हसीना वाजिद के जो समर्थक थे उनको हटा दिया गया,
और केयर टेकर गवर्नमेंट बनी है, जिसमें जमात इस्लामी के भी लोग हैं और खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी उनके भी लोग हैं। लेकिन जिन्हें संयोजक बनाया गया या प्रधानमंत्री कह लीजिए, अभी प्रमुख कह लीजिए देश का, जी मोहम्मद यूनुस है। यह वही यूनुस है जिन्होंने वहां की अर्थव्यवस्था को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई, ग्रामीण बैंक का कंसेप्ट लाया, ऐसे बड़ा बदलाव आया। लेकिन शेख हसीना वाजिद ने जब लोकतंत्र को छोड़ा और तानाशाही रवैया अपनाया तो इसका विरोध भी करते रहे थे, तो बड़ा नाराज रहती थी। कई केस लाद दिए गए थे यूनुस पर भी। वो आजकल फ्रांस में थे और उन पर यह आरोप है कि वो अमेरिका परस्त है, और कहा जाता है कि ये सबका गणित सोच समझ के वहां भी 10 लोगों की टीम बनाई गई है, जिसमें चीन के भी लोग, यानी कि पाकिस्तान के भी लोग हों और अमेरिका के भी लोग हों। अब शेख हसीना वाजिद के लड़के का बयान बदल गया। उनको लगा कि नहीं, अपने भी कुछ लोग हैं, पता नहीं उनका भी क्या गणित होगी कि नहीं, अब हमारी माँ जो है देश जाएंगी, यानी कि वतन लौटेंगी। अब देखिए कब लौटती है सरफराज भाई, हालात कब ठीक होते हैं। कुछ कुछ हालात तो अब ठीक हो गए, वहां के लोग अब साफ सफाई करने लगे, काफी हद तक पटरी पर लौटी है जिंदगी। लेकिन दूसरी ओर एक और, अगर वहां जिंदगी पटरी पर नहीं लौटी है, वहां भी आगजनी जारी है। अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा सरफराज भाई जी कि भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन कंटिनेंट में दक्षिण पंथ का उभार आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है। देखिए सरफराज भाई, बहुत कुछ गलत हुआ वहां। देखिए राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान, उनकी मूर्तियां तोड़ी गई, बताइए। जिसने वहां का राष्ट्रगान लिखा, अमार सुनार बांग्ला, हमारे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है जी, वहां का भी राष्ट्रगान, उनकी मूर्तियां तोड़ी गई। ये ऐसी नफरत क्यों, ऐसी नफरत क्यों पैदा हो जाती है, क्यों आ जाती है? एक सरकार से, सिस्टम से आपकी नाराजगी है, ठीक है, लेकिन ऐसे प्रतीकों को तोड़ना, कल उनको पछतावा, उनको समझ में नहीं आया। और बड़ा आश्चर्य की बात कि कई जगह सेना के लोग उसमें शामिल रहे। अब सेना में भी अगर दक्षिण पंथ के लोग घुस जाएंगे, किसी भी देश की सेना में अगर दक्षिण पंथ के लोगों का घुसना है, ये बड़ा आने वाले उस देश के लिए बड़े अच्छे सुनहरे भविष्य की बात नहीं होती। ये बड़ा काला अध्याय लिखा जाएगा अगर ऐसी बात है। तो हम कामना करते हैं, दुआ करते हैं कि बांग्लादेश समान हो और ठीक ठाक वहां स्थिति चले। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।